आपने जो प्रोग्राम किए भाई हमें सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप बता रहे हैं कि दे विल बी द फेलियर। When you read something, you gain the knowledge. When you do something or when you experience something, you gain the feel. A goal without a plan is just a wish. तो विशेष को फुलफिल करने के लिए शुरुआत भी तो करनी इम्पोर्टेंट रहती है। 1.5 साल तक मैंने कुछ नहीं किया था। मैं नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू आउट इंडिया। हमारा उद्देश्य है कि भारतवर्ष में जितना भी जैविक कचरा सरप्लस है, जिसका यूज नहीं है, हम उसे बायोगैस में कन्वर्ट करें, एनर्जी बनाएं और साथ में खाद बनाएं। हम एसोसिएशन में बोलते हैं प्रकृति से प्रकृति की ओर। यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, 1000 of tons of municipal solid waste is available, लेकिन क्या वो मुझे अवेलेबल है? That too at the right time, the right quality, for the right price. ये $1 million क्वेश्चन है एक्चुअली। तो सर मैं अल्टीमेटली एक तो फ्यूचर पूछना चाहता हूँ आपके बायोगैस सेगमेंट का। हम इसको एज एन आर्किटेक्ट देखते हैं कि विदाउट दिस इट्स नॉट पॉसिबल। आप बाहर सेट हो गए थे, जॉब मिल गई थी, वहां से आप फिर इंडिया में मूव कैसे हुए? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किस्से कामयाबी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत गुप्ता। इस सीरीज का मकसद है ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाना जो न सिर्फ आपको इंस्पायर करें बल्कि एक्शन लेने की हिम्मत भी दें। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही शख्स जिनकी सोच, काम और विजन ने पूरे देश में बायोगैस मूवमेंट को एक नई पहचान दी है। मिलिए गौरव केडिया जी से, जो इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। IIT BHU से इंजीनियरिंग और जर्मनी से मास्टर करने के बाद शेल जैसी इंटरनेशनल कंपनी में साइंटिस्ट की नौकरी छोड़कर भारत लौटकर शुरू की बायो CNG क्रांति। गया बिहार से लेकर यूरोप की लैब्स तक और फिर भारत के गांवों तक गौरव जी की जर्नी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इम्पैक्ट का एक अनोखा संगम है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाला प्रोफेशनल सामाजिक बदलाव का माध्यम बन सकता है, कैसे बायोगैस सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, एक कमाई का मॉडल भी बन सकता है, कैसे इंडिया में भी जर्मनी जैसे एनर्जी मॉडल की कल्पना अब हकीकत बन रही है और कैसे एक विजन पूरे देश को एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। और हाँ, मेरे साथ इस पॉडकास्ट को को-होस्ट कर रहे हैं मुकेश सिंगला जी, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल भी। मुकेश जी ने सैकड़ों स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए तैयार किया है और उनकी समझ इस बातचीत को एक अलग लेवल की गहराई देगी। तो चलिए सुनते हैं एक साइंटिस्ट से भारत के बायो एनर्जी लीडर्स बनने की ये जबरदस्त कहानी, सिर्फ और सिर्फ किस्से कामयाबी के इस पावरफुल एपिसोड में। तो सबसे पहले तो गौरव जी मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एकेडमिक्स कैसे रही, कहां से शुरुआत हुई? मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करता हूँ, गया नामक शहर से, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी गया में ही हुई। उसके बाद फिर मुझे IIT में जाने का मौका मिला और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग वहाँ से मैं स्नातक की डिग्री ली थी। हमेशा आपके पास 3 महीने का टाइम रहता है, 2 से 3 महीने का टाइम रहता है एक बार आपने डिग्री ले ली तो। और उस दौरान मुझे इंटर्नशिप का ऑफर मिल गया था यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट जर्मनी से। तो वहाँ मैंने इंटर्नशिप शुरू की और फॉर्चुनेटली मैं लकी था कि कुछ अच्छे रिजल्ट रिसर्च में आ गए और वो पेपर भी पब्लिश हुआ था। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल पेपर पब्लिश होना अपने में मुझे लगा कि काफ़ी बड़ी बात है। इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट है। तो आपने मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही कोई रिसर्च की और वो पब्लिश हुई आपकी? जी, मॉलिक्यूलर सिमुलेशन में मैं काम करता था थर्मोडायनामिक्स के फील्ड में। तो मेरा पहला पेपर भी रिसर्च वर्क का उसमें ही था, उसी सब्जेक्ट पर था। नेवरदलेस मैंने वहाँ पर MS भी किया, मास्टर इन साइंस एनवायरमेंटल। फिर आपने वहाँ पे एकेडमिक्स में भी ज्वाइन किया? जी, क्योंकि उसके बाद मुझे US जाना था, लेकिन 3 महीने बाद मेरे प्रोफेसर ने मुझे जॉब ऑफर कर दी कि यू कैन वर्क हियर एज अ जूनियर साइंटिस्ट सो कॉल्ड, एंड साथ में आप अपने मास्टर भी यहाँ परसू कर सकते हैं। जो कि मुझे ऐसे भी उस समय मुझे RPI में जाना था, रेंसर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में, वहाँ जाकर
अपनी आगे की स्टडी करनी थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर अच्छी बात है कि मैं पढ़ाई तो कर पा रहा हूँ, साथ में और सारी चीज़ों को भी बैलेंस आउट कर पा रहा हूँ। एंड उस समय जर्मनी में ये अलाउड था कि आप 2 साल का कोर्स आप 1 साल में कर सकते हो, एंड आई डिड दैट। फॉर्चुनेटली आई कुड स्क्वीज इट, क्योंकि मैंने जो रिसर्च वर्क किया था वो लास्ट सेमेस्टर वाला मेरे पास ऑलरेडी रेडी था, तो मैं जल्दी ही वहाँ पर अपना सब कुछ सबमिट कर पाया। ऐसी कुछ लर्निंग जो आज भी आपको लगती है कि आपने वहाँ सीखी, जी जी जी, तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करिए कि भाई क्या कुछ मतलब की लर्निंग्स जो आप बताना चाहें ऑडियंस। वन ऑफ द की लर्निंग वाज, जब वहाँ पर लोग 10 बजे काम करने आते थे और 6 बजे जाते थे, तो उस समय वो काम करते थे हम, और वो लिटरली दैट इज़ वन ऑफ द की लर्निंग। मुझे अभी भी लगता है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर टाइम एंड वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम। आप एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर टाइम दोनों को रिस्पेक्ट करें। एग्जैक्टली एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, और प्रोफेशनलिज्म कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस इतना है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें आप अच्छे से काम करें जो भी आपका काम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन यू आर आउट ऑफ द सो कॉल्ड रिफाइनरी वहाँ पर, देन यू आर देयर फ्रेंड्स। हाँ, हो सकता है कि जब आप काम करते हैं तो थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट वंस you are out, you forget everything. And thirdly, what I really loved, हम एकेडमिक की बात करते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत क्लोजली एकेडमिक्स के साथ काम करती है। I had couple of interns with me over there at the very beginning of my career, and that itself was a big thing. हम जो कि मुझे लगता है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। यदि मैं इंटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, जो कि अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं, उनको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है, वो देख रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। वो कहावत है ना, व्हेन यू रीड समथिंग यू गेन द नॉलेज, व्हेन यू डू समथिंग और व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग यू गेन द फील। तो वो फील पार्ट आपको यदि अर्ली करियर में आ जाता है आपका, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज $1 million एक्सपीरियंस, मोर देन एनी मनी यू कैन थिंक अबाउट। तो आपका लाइफ बढ़िया चल रही थी, आप बाहर सेट हो गए थे, जॉब मिल गई थी, अच्छी कंपनी में भी मिल गई थी। जी जी जी। तो वहाँ से आप फिर इंडिया में मूव कैसे हुए, और मतलब ऐसा डिसीजन क्यों आपने लिया कि भाई आप इंडिया में मूव हुए? पर्सनली मैंने देखा कि 50-60 साल के बाद लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। देयर वर फ्यू इंडियंस, they were doing good from the business point of view or from job point of view or other point of view, but the way we feel over here in India, हम social point of view से देखें तो it's a very different social dynamics. I think nothing wrong, nothing right, it's a different social dynamics. क्या डायनामिक्स है, मैं वो जानना चाहूँगा कि जी जी जी, एग्जैक्टली क्या? there is always a thin line to be honest. Although मैं ये कहूँगा कि I was very much into society, but still there was always a thin line कि आपको टाइम देख के ही बात करनी है। One of the funny incident which I always tell people, यहाँ पे मेरे घर पे किसी ने घंटी बजाई, मैं गेट खोलूंगा। वहाँ पे घर पे घंटी बजाई है, आपकी मर्जी, आप गेट खोलना है नहीं खोलना है। So it's a different, again, nothing wrong, nothing right, it's a different culture. Very interesting, very nice. Again, मेरा personal experience तो बहुत अच्छा था, but I was missing India in a manner, and I'm the only son of my parent as well. So perhaps that also makes a difference. Again, India is a relationship-driven society, and we should be proud of that. आने के बाद यहाँ क्या करना है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन था। वहाँ पर पर्सनली मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला था, और हमेशा वहाँ पर एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से लगती थी कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं एनर्जी डोमेन में ही रहा, कि रशिया से वो गैस इंपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं, और कभी भी ऐसा होता था कि रशिया ने गैस की क्वांटिटी कम कर दी, तो जर्मनी वाज द ओनली कंट्री जो कि हमेशा खुश रहता था इन अ मैनर, क्योंकि वो अपनी गैस खुद से प्रोड्यूस कर पाते थे। हाँ, और इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस। हाँ, तो मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ऐसा कैसे होता है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो एनर्जी क्रॉप उगाते हैं, वहाँ पर मेज़ था, और उस एनर्जी क्रॉप को कन्वर्ट कर देते हैं बायोगैस में, जो कि फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है ऑलमोस्ट लाइक सीएनजी क्वालिटी गैस। विच इंडिया में उसको हम कंप्रेस बायोगैस या बायो सीएनजी कहते हैं, जर्मन में उसको बियोएड गैस कहते हैं। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि यदि हम देखें तो एक छोटे से गांव में मिडिल ईस्ट का क्रूड समहाउ मेरी बाइक में आ जाता है, लेकिन मेरे गांव का बायोमास, लेट्स से गोबर, कन्वर्ट होके ईंधन के तौर पे मेरे बाइक में नहीं आता है। तो देखा जाए तो बहुत ही आयरनिकल है, इतनी दूर से चीज़ें ट्रैवल कर रही है, लेकिन मेरे बगल का सो कॉल्ड बायोमास मेरे में नहीं आ रहा है।
सो दिस वर फ्यू ऑफ द थिंकिंग विच आई हैड पर्सनली कि इंडिया के क्या करना है। तो एटलीस्ट आपको सप्लाई साइड देखनी है, डिमांड साइड देखनी है। तो आई रियलाइज़ कि डिमांड साइड तो है, सप्लाई साइड की चीज़ें मुझे इन प्लेस करनी होगी इंडिया आके। और साथ में यदि हम इम्पैक्ट ड्रिवन कुछ कर पाएँ, इम्पैक्ट कई बार थोड़ा सा मिसलीडिंग वर्ड भी होता है। नॉर्मली मुझे हमेशा लगता है कि लेट इम्पैक्ट बी द आउटकम नॉट द आउटपुट, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल इंटैक्ट होना ही चाहिए और आउटकम की हम बात कर रहे हैं तो लेट इम्पैक्ट बी द आउटकम। तो ये सब कुछ ख्याल थे मन में। और अगेन अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, जस्ट विशेस थे मेरे दिमाग में, टू बी ऑनेस्ट। कोई प्लान ऐसा नहीं था कि जाके ऐसा ही करना है और ऐसे ही होगा। सो जस्ट विद दोज विशेस आई जस्ट लैंडेड इन इंडिया। तो विशेष को फुलफिल करने के लिए शुरुआत भी तो करनी इम्पोर्टेंट रहती है। तो वो शुरुआत कैसी हुई, कैसे आपने किया और कैसे चैलेंजेस रहे, कैसे कंफर्ट्स रहा? 1.5 साल तक मैंने कुछ नहीं किया था। मैं नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू आउट इंडिया, गांव-गांव जाके, फॉर द पर्पज ऑफ टू अंडरस्टैंड कि इंडिया क्या है और कैसे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो शुरुआती दौर तो ऑफ कोर्स थोड़ा टफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि एजम्पशंस मेरे जो थे वो टोटली गलत है। यहाँ अगर पता चला कि 95% मैनेजमेंट एंड 5% टेक्निकल की बात होती है। हमेशा हम किसान भाइयों की बात करते हैं। मेरा परसेप्शन चेंज होने लगा इन अ वेरी डिफरेंट मैनर कि बहुत सारी चीज़ें हम रियलाइज़ नहीं करते। हाँ, यदि हम देखेंगे तो किसान भाई भी बिजनेस हैं, करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि दुनिया में जो भी बिजनेस आप सोचें या फिर जो भी और एक्टिविटी आप सोचें, अभी भी इट्स बिटवीन मैन एंड मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन की बात होती है। और हम किसान भाई का देखें तो वो नेचर और मैन के बीच में वो बिजनेस करते हैं। हाँ, तो वाई विल ही लिसन टू मैन? ही विल लिसन टू nature, he will listen to his best practices, he will listen to his SOP, standard operating procedure, etc. तो इस टाइप की कई सारी चीज़ें मुझे निजी तौर पे मुझे रियलाइज़ हुई कि हम फंडामेंटली हम जब काम करना चाहते हैं ना, तो हमें उनके लेंस से देखना है इंस्टेड की अपने लेंस से देखना है। सो दैट इटसेल्फ वाज अ बिग लर्निंग। ऑल्दो हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और कई सारे प्रोजेक्ट रैदर किए थे। जैसे उसमें से एक प्रोजेक्ट था गोबर बैंक का, सुमुल ने सपोर्ट किया था उस समय हमें। तो लाइक इन अ बैंक लोग आते थे हमारे पास, गोबर देते थे और हम पासबुक में एंट्री करते थे और बदले में उनको पाइपलाइन से, इमेजिन इन द मिडल ऑफ नोवेयर, हम उन्हें गैस देते थे, बायो गैस देते थे, कुकिंग गैस उनके लिए। और जो खाद निकलती थी उसको हम वर्मिंग कंपोस्ट में चेंज करते थे और मंथ के लास्ट में सब कुछ पैसे में हम सेटल डाउन करते थे। सो आई थॉट इट्स अ ब्यूटीफुल मॉडल, यू नो। बट क्या है कि वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग एक इन अ पॉजिटिव मैनर, सोशल काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते। आई मेड फ्यू ऑफ द वेरी गुड थिंकर, दीपक गढ़िया साहब, ही सपोज टू बी द सोलार मैन ऑफ इंडिया, उनके संपर्क में आया। ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और रादर आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस टाइप से हमने फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके एनिमल हॉस्टल भी बनाया था। हमें लगा कि इंडिया में डिसेंट्रलाइज तरीके से पशुधन सब जगह है, तो उससे अच्छा है हम उसे एक छत के नीचे लेके आते हैं। और उस समय आइडिया ये था कि ज़मीन ग्राम पंचायत की, लेकिन क्या है कि जिसकी गाय है वो दूध ले जाएगा लेकिन गोबर मेरा है, और उस गोबर से हम फिर गैस बना के करें। इस टाइप के कई सारे हमने इंटरेस्टिंग चीज़ें की। बट क्या है ना कि बिजनेस मॉडल के पॉइंट से बिजनेस हैज़ टू बी इंटैक्ट एज वेल। हाँ, नहीं तो फिर क्या है कि होश और जोश में ऑफ कोर्स यू नीड लॉट ऑफ जोश, बट होश भी चाहिए होता है, अदरवाइज एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। बट दिस वर फ्यू ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी डिड एट द बिगनिंग। But the only issue was कि I was learning from my experience, so it was taking quite a lot of time, lot of failure for sure at the beginning, especially social front पर, how to handle people, how to do business। अभी तो स्टार्टअप इंडिया की लोग बात करते हैं और 2015 के बाद चीज़ें बहुत अच्छे से सेटल हो रही हैं। एटलीस्ट आपको ये वर्ड पता है, आपके पास केस स्टडीज हैं एंड सो ऑन। मैं आपकी केस स्टडीज का ही जानना चाहूँगा कि भाई आपने जो प्रोग्राम किए, भाई हमें सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं जी जी जी, लेकिन प्रैक्टिकली आप बता रहे हैं कि दे विल बी द फेलियर। क्या रीजन आपको लगा कि किस वजह से वो फेल हुए हैं बेसिकली? श्योर। सो एक रीज़न तो ये था उस समय जब हमने शुरू किया था, जैसे हमने उस समय एक कंटेनराइज बायोगैस प्लांट बनाया रिजॉर्ट में और सब जगह, रेलवे स्टेशन पे जहाँ जैविक कचरा निकलता है हम उसका निवारण उसी जगह पर कर ले डिसेंट्रलाइज मैनर में।
बट वी वर मच अहेड ऑफ टाइम। हाँ, Okay. दैट वाज वन ऑफ द इशू, क्योंकि उस समय लोगों के दिमाग में वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत, सर्कुलर इकोनॉमी, नेट जीरो, डेवलप्ड इंडिया, ये सब टर्म्स उनके दिमाग में थे ही नहीं। हाँ, तो Okay. टेक्निकली तो अच्छी बात थी, बट उसमें बिजनेस एंगल नहीं आ पा रहा था। मतलब लोग एनवायरनमेंट के लिए पे करने को तैयार नहीं थे। हाँ, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इशू कि ठीक है, मेरा सराउंडिंग तो साफ है, लेकिन आई एम नॉट वरीड अबाउट समवन एल्स सराउंडिंग। हम fortunately now it's not the case, especially government of India, they would like to see elephant as a whole। तो कहने का मतलब है, यदि किसी प्रोसेस से यदि कचरा निकल रहा है तो उस कचरे का प्रॉपर और वैज्ञानिक तौर पे निवारण होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, नॉट लेस। सो दैट वाज वन ऑफ द मेन मिस्टेक, आई थिंक, मिस्टेक, और आई वुड से कि इन पहलुओं को हमने उस समय देखा नहीं था। तो उसके बाद चीज़ें कैसे चेंज करी आपने, उन लर्निंग्स को कैसे आगे अडॉप्ट किया और चीज़ें कैसे आगे बढ़ाई? तो उस समय हमने 2011 में इनफॉर्मली इंडियन बायोगैस एसोसिएशन स्टार्ट कर दिया था। हमने कुछ आईटी दिल्ली में भी इनफैक्ट कॉन्फ्रेंसेस कराए, हम जगह जगह जाते थे। पर्सनली आई वाज ट्रैवलिंग लाइक एनीथिंग। अगेन कई सारे लोगों को सपोर्ट मिला, अनकंडीशनल सपोर्ट मिला। और डॉक्टर शुक्ला जब एमएनआरई में थे, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी RDD&D करके, तो डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट की कि आपको प्लांट लगाना है बायो सीएनजी पे तो आप लगाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगी। तो उसके तहत कई सारे प्लांट उस समय लगने शुरू हुए, एंड फॉर्चुनेटली दैट वाज लाइक अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और काफ़ी अच्छे से पुश मिला सेक्टर को। उस समय तक ये इकोसिस्टम डेवलप नहीं था, लोगों ने साइलोज में काफ़ी काम किए, बट वो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। तो यहाँ पर ही हमने सोचा कि एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ पर लोग आएँ और अच्छे से डिस्कस करें और बहुत फंडामेंटल चीज़ की बात करें। आपके मेंबर्स हैं और हैं, तो मेंबर्स को क्या बेनिफिट होता है आपके एसोसिएशन से कनेक्ट होने का, जी। और आप उनके लिए क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्यों वो आपके साथ ऐड हों, और अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है? हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल है कि हमारा उद्देश्य है कि भारतवर्ष में जितना भी जैविक कचरा सरप्लस है, जिसका यूज़ नहीं है, हम उसे बायोगैस में कन्वर्ट करें, एनर्जी बनाएं और साथ में खाद बनाएं। तो मतलब उसी से लेकर उसी में ही मिलाने वाला काम हो गया एकदम सही बात है। और आपने वेस्ट को भी खत्म कर दिया। तो हम एसोसिएशन में बोलते हैं प्रकृति से प्रकृति की ओर। हमने प्रकृति से लिया, हमने प्रकृति को वापस कर दिया। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हमारे मेंबर्स को फिर कैसे इस इकोसिस्टम में हम लेके आ पाते हैं, उनको कैसे फ़ायदा होता है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। हम एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग आते हैं और अपने विचार साझा करते हैं, उससे उनको जो दिक्कतें हो रही है या फिर जो भी वो आगे करना चाहते हैं, दे कैन डिस्कस। तो हमारे पास कई सारे सो कॉल्ड साधन हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के दौर में हमारा खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है, अलग अलग सेगमेंट वाले टेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं, एक जनरल भी है, फिनांस वाले फिनांस में करते हैं, और ऑलमोस्ट एवरी डे वो लाइव रहता है। लोग काफ़ी चीज़ें इधर से उधर, कई कुछ भी नई चीज़ें मिलती हैं तो उसमें डिस्कस करते रहते हैं। इसके अलावा हम इवेंट करते हैं, साल में पहले हम सिर्फ एक फ्लैगशिप इवेंट करते थे, अभी 2 से 3 हम जनरल इवेंट की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हमने साउथ इंडिया में एक इवेंट किया, वी आर अ पार्ट ऑफ रिन्यू एक्स करके, उसमें हमने बायो एनर्जी पैविलियन लगाया एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ, काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारी कंपनीज आई, एंड इसके अलावा जो हमारी बात है, अपने एक ऐप भी है बायोगैस ऐप करके। तो यदि किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए, लेट से आप बोले हमारे पास इतना पैडी स्ट्रॉ है, इतना गोबर है, इतना आई डोंट नो चिकन लिटर है, आप उसे डाउनलोड कर ले गूगल प्ले स्टोर से, यू कैन सिमुलेट इट। उसमें मैगजीन्स का भी है, हम मैगजीन के जरिए भी काफ़ी सारे चीज़ें साझा करते हैं, मेंबर्स अपनी केस स्टडी हमें देते हैं। तो कई सारे माध्यम हमने बना रखे हैं जिसके तहत हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि लोग हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हम गुड़गांव बेस्ड हैं, बट हमारी ऑल साउथ इंडिया में भी हमारा चैप्टर है और वेस्टर्न चैप्टर भी है। साउथ इंडियन चैप्टर बैंगलोर में हेडक्वार्टर है और वेस्टर्न चैप्टर का मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो हमारे पास स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, वो वहाँ पर लोकली मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ पहलू हैं
जिनको इनकैश किया जा सकता है जहाँ तक मेंबर्स का सवाल है। एंड वेरी ऑफन दे गिव अ शाउट कि हमें ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो एज अ कलेक्टिव वॉइस एज वेल हम फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्रेजेंट करते हैं कि पहले जीएसटी का इशू आया था, बीच में सब्सिडी खत्म हो गई थी, उसका इशू आया था, एंड वी आर वेरी वोकल अबाउट इट, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारे मेंबर्स से है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उनकी प्रॉब्लम है उसका हल मिलना ही चाहिए। भी आप एक विलेज में गए, वहाँ से बहुत सारा बायो वेस्ट आता है, गोबर आता है और आता है, या जो पराली वगैरह जो नॉर्मली हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं वो लोग जलाते हैं, उससे आप बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं जी जी और उसको फिर सेल करते हैं। जी जी जी। तो इसमें आपको जो टोटल असिस्टेंस जो आपकी एसोसिएशन करती होगी, तो मतलब इसमें कंपनीज काम करती है, आपकी एसोसिएशन काम करती है, या वो अपना काम कर रहे होते हैं, सिर्फ आपसे कनेक्ट हो जाते हैं किसी और चैनल के लिए? यहाँ पर हमारा उद्देश्य बहुत ही सिंपल है और वर्किंग स्टाइल भी बहुत सिंपल है। जहाँ भी न्यूट्रल बेसिस पे काम किया जा सकता है वी कम इन पिक्चर। हाँ, जैसे यदि हमें टेक्नोलॉजी का यार्डस्टिक डिफाइन करना है कि ये सब टेक्नोलॉजी को मुझे वे करना है, तो क्या यार्डस्टिक होगी, तो अपने आप को विजडम देते हैं, तो अपने मेंबर्स को विजडम देते हैं टू बी ऑनेस्ट। हाँ, और इसके अलावा मेंबर्स के बहुत सारे निजी सवाल होते हैं, उनके लिए हम 24/7 इन अ मैनर, ऑफ कोर्स आई एम एग्जैगरेटिंग, अवेलेबल रहते हैं। लेकिन यदि मैं जाकर एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं तो लेट्स कवर द होल वैल्यू चेन। तो हम शुरुआत में बात करते हैं कि रॉ मटेरियल हमें कलेक्ट करना है, तो कलेक्शन के लिए यदि वो चाहते हैं कि हम एसोसिएशन की हेल्प ले टू अंडरस्टैंड कि सप्लाई साइड क्या है, किस टाइप का फिट स्टॉक अवेलेबल है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी टू अस। हो सकता है हम जब यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, 1000 of tons of municipal solid waste is available, लेकिन क्या वो मुझे अवेलेबल है, दैट टू एट द राइट टाइम, इन द राइट क्वालिटी, फॉर द राइट प्राइस? ये $1 million क्वेश्चन है एक्चुअली। हम तो ये सारी स्टडी आप किसी भी परिवेश में जाए, रूरल इंडिया में जाए, अर्बन सेमी अर्बन में जाए, आपको करना ही पड़ेगा। तो एसोसिएशन का रोल यहाँ पर आता है। हम काफ़ी सारी सेकेंडरी स्टडी भी करते हैं, चाहे तो रिपोजिटरी है तो मेंबर्स कैन यूज़ इट। हमने पास्ट में जर्मन बार एसोसिएशन के साथ भी एक स्टडी काफ़ी अच्छी की थी प्रेसमट के ऊपर। अदरवाइज वी डू द कस्टमाइज स्टडी। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर हम एक मुख्य भूमिका अदा करने की कोशिश करते हैं कि हम बैंकर्स, फिनांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकर्स को भी एजुकेट करें, हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी बात करें। तो हमने पास्ट में ऑलमोस्ट इंडिया के सारे बैंकर्स को 2-3 बार एक छत के नीचे ला के वर्ल्ड बैंक की सहायता से उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की, क्योंकि अल्टीमेटली उनको फिनेंशियल नंबर्स से मतलब है, हम उनको इससे मतलब है कि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए, सो दैट दे गेट देयर मनी बैक, विच इज़ द राइट वे टू थिंक। हाँ, तो यहाँ पर भी हम भूमिका अदा करते हैं कि फिर हम उनसे उनकी भाषा में, और जो प्रोजेक्ट प्रमोटर है उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं, सो दैट दे कैन टेक दिस फर्दर। और एक तीसरा बहुत ही अहम पहलू है वो सामाजिक तौर पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिनेंशियली तो वायबल है, टेक्निकली भी वायबल है, सोशली चीज़ें वायबल नहीं होती है। हाँ, जैसे हमने बात की कि इंडिया इज़ अ रिलेशनशिप ड्रिवन सोसाइटी है, इंडिया इज़ अ कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट। लाइकवाइज वी नीड टू सी कि लोकल में क्या वायबल होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम अपने मेंबर्स की मदद करते हैं टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता है तो हम सॉल्यूशन पता कर लेंगे, बट फर्स्टली प्रॉब्लम पता करना ही अपने में एक बड़ी प्रॉब्लम है, देन वी टॉक अबाउट द रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन। तो ये भी एक सर्विस है जो कि हम अपने मेंबर्स को देते हैं। तो सर, मैं अल्टीमेटली एक तो फ्यूचर पूछना चाहता हूँ आपके बायोगैस सेगमेंट का, क्या आप देखते हैं? और आज की डेट में एआई का बड़ा यूज हो रहा है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, तो अपने सेगमेंट में उसको कहाँ देखते हैं, कैसे यूज होगा और क्या पर्सपेक्टिव है? सी, एक बात तो हमारे एंड पे बहुत क्लियर है, जहाँ तक बायो ऊर्जा, बायो एनर्जी का सवाल है, हम बायो एनर्जी को स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक पार्टिसिपेंट या फिर इंडिया को डेवलप करने में एक पार्टिसिपेंट नहीं देखते हैं, हम इसको एज एन आर्किटेक्ट देखते हैं कि विदाउट दिस इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स एज सिंपल एज इट। और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हम खुद का रॉ मटेरियल उगाकर
खुद की एनर्जी बनाकर, और सिर्फ एनर्जी नहीं, जब हम बायो की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में जब हम जलाते हैं हम एक्टिवेटेड कार्बन बना सकते हैं उससे जो बचा हुआ है। जब हम लिक्विड में लेट से बायोडीजल की बात की, ग्लिसरीन साथ में मिलता है। जब हम बायोगैस की बात करते हैं साथ में बायो फर्टिलाइजर मिलता है। तो हमें हमेशा बायो एनर्जी में एनर्जी के साथ कुछ और भी गिफ्ट मिलता है। हम वी शुड यूज़ दैट। तो जहाँ तक बायो एनर्जी का सवाल है, देयर इज़ अ डेटा पब्लिश बाय आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एंड इट सेज कि यदि वर्ल्ड को नेट जीरो अचीव करना है, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट बायो एनर्जी। एंड दैट टू, यदि हम 2030 वाले गोल की बात करें, 2050 वाले गोल की बात करें, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, तो 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चाहिए बायो एनर्जी सेगमेंट में। देन ओनली वी ऑल विल टॉक अबाउट नेट जीरो इन रियलिटी। इंडिया 2070 की बात करती है नेट जीरो की। सो विदाउट बायो एनर्जी इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स वेरी वेरी क्लियर इफ यू रियली वांट टू बिकम न्यूट्रल फ्रॉम द कार्बन पर्सपेक्टिव। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये गोल अचीव करने के लिए हमें टूल्स क्या है। सो इट्स लाइक कि आप वॉर पे जा रहे हो, आपके पास वेपन क्या है और वेपन को किसको कितना तेज करना है, राइट। सो वेपन बहुत सारे हैं, हमने बात की कई सारी चीज़ों की, हमने एआई की बात नहीं की, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सी, एआई को मैं बहुत सिंपल ढंग से देखता हूँ, ये डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। जितना आप उसमें डालेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा, और टाइम के साथ वो सॉलिड होता जाएगा। हाँ, और फॉर्चुनेटली इन द वर्ल्ड ऑफ एआई कई सारी चीज़ें इजी हो जाती है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देखता हूँ। आप सबको लैंडफिल दिखता होगा, अब दिल्ली की सराउंडिंग में जाएं, गाजीपुर में जाएं, ओखला में जाएं, सब जगह आपको लैंडफिल दिखता होगा। अभी आपको पता नहीं है कि उस लैंडफिल का क्या करना है। हाँ, आई कैन डेवलप वन टूल विद द हेल्प ऑफ एआई। इंडिया में ऑलमोस्ट 45 to 50% लैंडफिल में जो आपको दिखता है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। हाँ, कायदे से एक मैंने एआई बेस्ड ऐप बनाया, मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने सामने किया, वो लैंडफिल को देखेगा एंड इट कैन टेल यू कि इस लैंडफिल से आप इतनी बायो सीएनजी बना सकते हो, इतना आप इससे प्लास्टिक है इसमें आप प्लास्टिक टू ऑयल बना सकते हो। सिर्फ एनर्जी नहीं, आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल भी कर सकते हो। हम सो कहने का मतलब है कि एआई का जहाँ तक सवाल है, लेट्स टॉक अबाउट बायो एनर्जी, बायोगैस रादर। हमने फिट स्टॉक की बात की। एआई कैन प्रिडिक्ट कि हम फ्यूचर में कितना फिट स्टॉक हमें मिल सकता है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। दैट वाज वन ऑफ माय जॉब इन शेल, बाय द वे। जब मैं एडवांस प्रोसेस कंट्रोल में था तो उसमें फ्यूचर प्रोडिक्शन वाज वन ऑफ द आउटपुट ऑफ दैट। हम एआई वर्ड यूज नहीं करते थे। वी हैड समथिंग कॉल्ड रॉबस्ट क्वालिटी एस्टिमेटर। इट यूज्ड टू टेल यू कि आपकी क्वालिटी कैसे आने वाली है नेक्स्ट 10 मिनट में या 1 घंटे में। तो कहने का मतलब है कि जहाँ तक सप्लाई चेन का सवाल है, रॉ मटेरियल का सवाल है, अवेलेबिलिटी का सवाल है, एआई कैन प्रेडिक्ट दैट वेरी वेल। हम इसके अलावा आईओटी बेस्ड हम बातें करते हैं कि प्रोसेस पैरामीटर क्या ऊपर नीचे हो रहा है, वहाँ पर एआई का बहुत बड़ा हाथ रहेगा कि बिफोर योर क्वालिटी गोज डाउन इट विल टेल यू कि ये दिक्कत आने वाली है, आप ये स्टेप ले लें। तो कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी कैन बी ब्रॉड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई थिंक अबव ऑल हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडिक्ट कर सकते हैं। एआई कैन रियली डू दैट कि हम लेट्स से आपको फर्टिलाइजर एक XYZ मार्केट में बेचना है, बट इफ यू गो 10 किलोमीटर अहेड ऑफ इट, ऑफ कोर्स यू नीड लॉट ऑफ डेटा फॉर दैट, बट AI कैन रियली स्मूथन द होल वैल्यू चेन इन अ मैनर इट बिकम्स अ विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन कि डिजिटली यू हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म, वहाँ पर हम रॉ मटेरियल ला सकते हैं, कर सकते हैं, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं लेट्स से बायोगैस और फर्टिलाइजर में, एंड फर्दर ऑन आई कैन ऑल्सो सेल इट based on the prediction which I get. Of course, the model has to be more robust. The present AI model will not be able to really take care of that. But there is something called SLM. आप जिसकी बात कर रहे हो वो LLM है, हाँ, but हम SLM की भी बात करते हैं, which can become a master of a particular subject in a particular geography, etc. as well. And that's the whole idea. Large language model is okay. बट मैं जब स्मॉल लैंग्वेज मॉडल की बात करता हूँ, आई कैन ट्रेन इट, ऑफकोर्स आई नीड टू ट्रेन विथ लॉट एंड लॉट ऑफ डेटा, लोकलाइज डेटा, बट दैट्स वन ऑफ द थिंग एआई कैन डू. एंड आई टेल यू वन थिंग, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, अ कॉन्सेप्ट विद IIM अहमदाबाद, वी कॉल इट गाय आधारित उन्नति, गौ हमने नाम दिया है. इट्स ऑलरेडी पब्लिश फ्रॉम IIM साइड, एंड उसमें हमने गौ कॉइन की बात की है. सो लाइक बिटकॉइन, यू कैन अर्न गौ कॉइन बट यू कांट बाई गौ कॉइन. So to get the Go coin, you need to do some social service. So that's how we have tried to connect it. And of course, we just used a blockchain concept so that you can see कि
किससे किसने किस में एनकैश किया, कौन सी सोशल सर्विस की, दैट्स वन ऑफ द कॉन्सेप्ट आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल. बट आई थिंक AI कैन रियली डू वंडर, नॉट जस्ट theoretically बट इन प्रैक्टिस एज फार एज द बायो एनर्जी इज कंसर्न, सो दैट हम जब डेवलप इंडिया की बात करते हैं 2047 में, हम जब नेट जीरो की बात करते हैं 2070 में, हम जब लेट्स से इवन ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं कि 2030 में हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन चाहिए. सो दिस ऑल रियली बिकम्स अ रियलिटी विद सच अ स्ट्रॉन्ग टूल कमिंग इन पिक्चर. आज की डेट में CSR जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बड़ा ट्रेंड में है. बड़ी कॉर्पोरेट्स को उसको कंप्लाई करना होता है, और आप लोगों का जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के लिए, या जैसे आपने बताया लैंडफिल एरिया, तो वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट करता है. जी जी. तो एक सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस का रोल आ जाता है वहाँ पे. जी. अल्टीमेटली आप लोगों की एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट होना है. तो ये जो प्रोस्पेक्टिव है, चेंज है और है, इनका आपके बायोगैस सेगमेंट में क्या इम्पैक्ट है और इसकी क्या प्रोग्रेस अभी तक आप देख रहे हैं? श्योर. सो जहाँ तक CSR का सवाल है, कई सारी कंपनीज इसको देख रही हैं. इवन NTDB भी अभी कई सारे प्लांट्स लगवा रहे हैं गुजरात में अंडर देयर CSR इनिशिएटिव. CSR जहाँ तक बायोगैस का सवाल है, हम इसे डिसेंट्रलाइज मैनर में ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज मैनर में एडिशनैलिटी प्रूव हो जाती है. कहने का मतलब इम्पैक्ट जो है अब ज़्यादा अच्छे से दिखा पाते हैं. नथिंग रॉन्ग इन दैट. जहाँ तक CSR का सवाल है, मोर द मेरियर. जहाँ तक सेंट्रलाइज और लार्ज स्केल बायोगैस प्लांट का सवाल है, आई एम नॉट श्योर कितने सारे वैसे प्लांट रियली लगे हैं या लगने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर ये इंट्रिकेसीज और फिर काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है. लेकिन छोटे प्लांट में फॉर श्योर. इनफैक्ट आपने CSR की बात की, तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ब्लेंडेड फिनांस एज वेल, एंड आई थिंक दिस विल ओवरटेक ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, what is blended finance? So basically you have public money, you have private money. हाँ, तो you create a pool out of this two. Layman term में मैं बोलूँ तो यदि मैं philanthropist हूँ, मुझे impact देखना है, social impact देखना है, जैसा आपने बोला, और आप हार्डकोर इन्वेस्टर हैं, आपको 15-20% रिटर्न चाहिए. समवन सेज कि नहीं, मुझे 8-9% इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी काम चलेगा. तो वी क्रिएट अ पूल आउट ऑफ इट. फिर हम मिलके इसको इन्वेस्ट करते हैं. लेट्स से एक बायो CNG प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एट अ स्केल इकोनॉमी भी अच्छी रहती है और इम्पैक्ट भी अच्छा रहता है सब कुछ. सो आई थिंक ब्लेंडेड फिनांस विल रियली चेंज द गेम, and which is a topic right now. Everyone is talking about it from couple of years, and I'm sure very soon in India also we'll be talking about it, and we'll see the real impact happening on ground. So along with CSR, I think this blended finance will become very very important. तो आज की डेट में कुछ ऐसा आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स टुवर्ड्स द बायोगैस सेगमेंट एंटर हो रहे हैं, और कैसे उनको देखते हैं आप? मतलब क्या चैलेंजेज उनको आ रहे हैं, आप लोग कैसे उनकी हेल्प कर रहे हैं? सो बायो एनर्जी की जहाँ तक बात है, रादर रिन्यूएबल आप देखिए, जिसमें और सारे पहलू भी आ जाएंगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यदि टिपिकल एनर्जी कंपनी 1x से ग्रो कर रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी 5x से ग्रो कर रही है. इट्स अ फैक्ट. तो अभी जैसा है माहौल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही बुलिश है. सतत टॉक्स अबाउट 5,000 प्लांट्स, large scale biogas plant. Government of India wants to have a proper blending target कि हम normal natural gas, pipe natural gas में जो domestic में जाता है, 28 तक हम 5% उसमें blend कर दें. जहाँ तक बायोगैस का सवाल है, आफ्टर अपग्रेडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स कि 15% नेचुरल गैस और गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात करती है. तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी. तो पोटेंशियल वाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. लेकिन आई थिंक कि कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेनी है वो स्टार्टअप को देखनी है. तो नाउअडेज देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स डूइंग सो गुड इन बायो एनर्जी. कुछ ने तो PSUs के साथ अच्छे से JV करके भी वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक दोज कैन बी इंस्पिरेशनल फॉर अदर स्टार्टअप टू रियली कम इन पिक्चर. बट वंस अगेन स्काई इज द लिमिट. बायो एनर्जी की जहाँ तक बात है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि बायोमास को मैं जब देखता हूँ, मेरे लिए इट्स अ बैटरी. इट्स अ बैटरी विच you can valorize it to convert into lot of things. हाँ, आप उसको सिंपली जलाते हैं तब भी आप बायो एनर्जी निकालते हैं, पैरालाइज करते हैं तो you get the energy. You can convert used cooking oil etc. into, let's say, biodiesel. You also get glycerin. Otherwise you can convert into biogas. You also get fertilizer. So sky is the limit.
fertilizer itself is a big opportunity, biofertilizer in fact, in this bioenergy domain. जनरली हम देखते हैं स्टार्टअप्स अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तो डिफाइन कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशंस भी कहीं ना कहीं डिजाइन कर लेते हैं जी, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, अल्टीमेटली मतलब धरातल पे कैसे उतारना है जी उसको। जी 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 तो उसके लिए उनको कई तरह की प्रॉब्लम आती है, कई बार फंडिंग के लिए भी प्रॉब्लम आ जाती है, टीम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम आती है, वेरी ट्रू, और अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसको प्रोडक्ट को सेल या जो उसको सेटिस्फेक्शन कराना है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। Right. तो इसमें आप अपने सेगमेंट में कैसे देखते हैं? all this startup they should really look into design thinking. That's very important, कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोडक्ट डेवलप करें, नहीं तो जो ऑडियंस लेने जा रही है they will not accept it, huh? You get the surprise at the end, huh? So that is point number 1 जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है. Same applies for bioenergy as well. But जहाँ तक सेल्स एंड मार्केटिंग का सवाल है, so basically देखा जाए तो सेल्स एंड मार्केटिंग these are the last dot in the whole value chain, huh? जो पूरे को कनेक्ट करता है. मैं इस रूम में बैठे बैठे कुछ भी डेवलप कर सकता हूँ, बट इफ आई एम नॉट एबल टू रियली सेल इट एंड थ्रू मार्केटिंग एफर्ट एटसेट्रा, fortunately lot of companies are there. This is where the team building comes in picture. जब हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है. नीड टू बी क्लियर कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं अभी आता हूँ फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. हाँ, बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर. यदि मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ लैब में बैठ के मुझे मजा आता है कि मैं नए डेवलप करूँ, देन आई शुड लुक फॉर अ पार्टनर हु कैन सेल इट. यू कैन लुक फॉर द कंपनीज who are looking for good product, and they would like to only commercialize. So that is point number 1. Point number 2, as far as the funding is concerned, let me just be very clear. If someone wants to make a company or start a startup just for funding, he should forget it. That must not be the aim. जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज द एम. यदि आप सिर्फ पैसे का ही सोच के कर रहे हैं, देन टुडे और टुमारो I mean some mishap will happen. I'm telling you, it's bound to happen rather. हाँ, so one by one चलते हैं. हम सीड फंडिंग की बात करते हैं, एंजल इन्वेस्टर की बात करते हैं. आई थिंक जहाँ तक सीड फंडिंग या एंजल इन्वेस्टर का सवाल है ना, वी शुड नॉट रियली लुक फॉर एंजल्स एवरीवेयर. कहाँ पर है, क्या है, वी कैन जस्ट लुक एंजल्स अराउंड अस. बेसिकली वो एंजल इसलिए हैं कि दे बिलीव इन यू. एनीवे इन्वेस्टर बिलीव इन यू मोर देन योर आइडिया, लेट इट बी वेरी क्लियर. हाँ, तो वो एंजल्स आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज प्रोफेसर्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन. सो स्टार्टिंग तो उनको उससे ही करनी चाहिए. देयर कैन बी मेनी स्ट्रक्चरिंग दे कैन ऑप्ट फॉर. वन ऑफ द स्ट्रक्चरिंग कुड बी कि वो जितना पैसा लें, एंड ऑफकोर्स they have to route it through their books. That's very important. It's not कि मैंने ले लिया पॉकेट में रख लिया. It doesn't help you actually. मिनिमम रिटर्न दे कैन गारंटी कि आपको जितना एफडी में रिटर्न मिलेगा उतना आपको रिटर्न मिल जाएगा. यू कैन डू लॉट ऑफ मॉडलिंग लाइक दिस. सो दैट इज अनदर थिंग फिनांसिंग का जहाँ तक सवाल है. एंड जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो लेट्स से यू हैव अ प्रोटोटाइप जस्ट बिकॉज ऑफ एंजल इन्वेस्टर एटसेट्रा सो कॉल्ड, एंड प्रोटोटाइप स्टेज में आप आते हैं एंड आपको लगता है कि नाउ आई हैव सम ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट एंड विच कैन बी मार्केटेड. आई थिंक दिस इज वेयर दे कैन स्टार्ट फॉर लुकिंग फॉर द रियल इन्वेस्टर. VC वाली स्टेज अभी भी नहीं आई है. People should not get confused with the VC etc. You know what I mean, yeah. But step by step approach should be there. It all starts with you. You have to believe in your idea. You should have something to start with. Then look for the angel, or keep looking for the angel. Look for the small size investor, and then prove it at one place at least. It can be a small sample size. That can be the case. And then you can scale it up, and this is where the real investor will come and they will guide you. Look for the strategic investor. We always say, don't look for anyone who is going to give you money. It's like a sleeping investor that he doesn't care actually. He just wants his return. Although as a matter of fact, investor only looks for 3 things: entry route, exit route, and how much money they make in between. All other things are supplementary. I'm telling you, we can confuse the audience, but let it be very clear. So this is the I would say rule of thumb, or rather golden words as well, without making it very complicated. And
as far as the bad experience and other experience is concerned, I don't think there is something like good or bad experience. It's just about experience. We need to see what filter we would like to put on it, good or bad. I mean, Thomas Edison as well, when I think he was 65, his factory got burned, and he could see this as a bad experience, but he literally said, thank God everything is gone, I can start anew. And then he started, coming out with a lot of new products. So again, as an entrepreneur, we need to really put the positive attitude filter, that goes without saying. And we should not just run behind the money for the sake of money, for the sake of pushing the idea, yes, but not for the sake of money. It's as simple as it. तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट गौरव केडिया जी, जिन्होंने अपनी एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल जर्नी को शेयर किया। और आज की जो इनकी जर्नी है, आप भी शायद इसको कहीं ना कहीं अपनी जर्नी से कनेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने बाहर जाके जैसे इंडिया में शिफ्ट किया और एक सोशल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा टास्क है। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।